हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी में। हम अपनी मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन कल क्योंकि महाशिवरात्रि थी तो बहुत ज़्यादा शोरगुल की वजह से मैंने बहुत कम ही क्वेश्चन को अपलोड किया था। आई होप आप लोगों में से सबने देख लिया होगा। अगर जिसने भी नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके उसको दोबारा से देख सकते हैं, है ना। इस बार कोशिश करते कि इस टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट कर लें। इसके बाद में अब मैं कोशिश करूँगी, बट मे बी कि टाइम मिले तो श्योर नहीं हूँ। टेस्ट सीरीज़ को अपलोड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अब बीच में इतना टाइम मिल गया, तो मैं 5 और 6 पेपर को कंप्लीट करूँगी मेंस के लिए। और मेंस की जब तैयारी करेंगे तो उसमें प्रीलिम्स का भी होता जाएगा, क्योंकि 5 और 6 से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यूपी स्पेशल आपका जो इंक्लूड है उससे क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में बनते हैं। हाँ, मैं यूपी स्पेशल से और 5-6 से कुछ चीज़ें शेयर करती रहूँगी और अपनी डेली की शेड्यूल शेयर करती रहूँगी कि मैंने कितना क्या किया, ताकि आप भी उससे कुछ मोटिवेशन लेके करते रहें। वैसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है नहीं, खुद से ही खूब तैयारी करो, वही अपने आप में एक मोटिवेशन है। लेकिन फिर भी क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग कभी कभी चीज़ें दिक्कत करती हैं, तो उस तरीके से क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में टाइम बहुत जा रहा है और अभी बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। टाइम मिल गया तो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी उसी को तैयार करूँगी। चलें, क्योंकि अभी ये बाकी हैं तो फिर बीच में मिसमैच हो जाएगा, तो इसको पहले फिनिश कर लेते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या हो सकता है। क्वेश्चन हमारा है 63। सिकंदर लोदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। सेकंड, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। थर्ड है आपका, उसके आदेश पर संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद हुआ। तो कह रहे हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है या है। कूट है आपका ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपर्युक्त सभी। देखिए, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने ही किया था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। उसके आदेश पर संस्कृत के एक अनुवाद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इस तरीके से देखें तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, यानी कि सभी हमारे ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है बहमनी साम्राज्य के 4 प्रांत। सूची सेकंड है प्रांतपति के नाम। ऑप्शन ए आप बात करें, देखिए कह रहे हैं दौलताबाद का तरफदार मसनद ए आली, बी वरार का तरफदार मजलिस ए आली, सी बीदर का तरफदार अजाम ए हुमायूं, एंड डी गुलबर्गा का तरफदार मालिक नायाब। तो हमको इनको मिलान करना है। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों तरफों या तरफा के प्रांतपति या तरफदार नाम से जाने जाते थे। दौलताबाद का तरफदार मसनद ए आली, सेकंड बरार का तरफदार मजलिस ए आली, बीदर का तरफदार मजाम ए हुमायूं एंड गुलबर्गा का तरफदार मालिक नायाब। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था, यह सबसे महत्वपूर्ण तराफ था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है, यानी कि कूट। देखिए कह रहे हैं कि सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सेकंड है, सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानका या मठ कहा जाता था। थर्ड है, सूफियों के धर्म संघ बासारा और बेशारा में विभाजित थे। एंड फोर्थ है, कह रहे हैं कि भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो कह रहे हैं हमारा ऑप्शन जो है, यानी कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपर्युक्त चारों। चलिए हम बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, यानी उपर्युक्त चारों सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी रचना गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। ऑप्शन है कबीरदास और रविदास, बी बाबा फरीद और नामदेव, सी ए और बी दोनों, डी ना तो ए और ना ही बी। बात करें क्वेश्चन के आंसर की, तो 1708 में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का जीवित गुरु घोषित किया था। और गुरु ग्रंथ साहिब 6 सिख गुरुओं 15 संतों द्वारा लिखे गए भजनों का एक संग्रह है, जिसमें कबीर, रविदास, शेख फरीद, नामदेव, 11 गीतकार और 4 अन्य सिख शामिल हैं। इसमें श्लोकों की रचना 31 रागों में की गई है। तो सी ऑप्शन आपका सही है, ए और बी दोनों। ठीक है, कबीरदास और रविदास, बाबा फरीद और नामदेव। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहे हैं कि मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम बताइए जिसने निपख मार्ग का अनुमोदन किया। ऑप्शन ए कबीर, बी दादू दयाल, सी रहीम या डी रैदास। हम अगर बात करें तो संत दादू दयाल ने निपख के मार्ग का अनुमोदन किया। ये गुजरात के निवासी थे। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना भी की थी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा दादू दयाल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि देवराय द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। सेकंड कह रहे हैं कि फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। थर्ड है कि एक अभिलेख में देवराय सेकंड या द्वितीय को जगबेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया। तो कह रहे हैं उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है या है कूट है हमारा। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपर्युक्त सभी। बात किया जाए तो संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था और फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। विजयनगर साम्राज्य आपका दक्षिण के साइड में है, तो हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा। फरिश्ता के अनुसार ठीक है, देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भी एवं उन्हें जागीरें दी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया और देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा। तो इस तरीके से अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर आपका डी यहाँ पर सही हो जाता है, यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने परमेश्वर की उपाधि धारण की तथा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी तट पर पराजित किया। ऑप्शन फर्स्ट पुलकेशियन फर्स्ट, बी पुलकेशियन सेकंड या द्वितीय, सी नरसिंह वर्मन फर्स्ट या डी भीम सेकंड। पुलकेशियन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की तथा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी तट पर पराजित किया। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन सेकंड ने कांची के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। चालुक्य शासक भीम सेकंड ने मूलराज सेकंड ने मोहम्मद घोरी को पराजित किया। तो यहाँ पर बहुत अच्छे आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन के फैक्ट दिए गए हैं, उनको बहुत अच्छे से पीडीएफ में पढ़िए। अगर आप ये अभी सीरियस होकर नहीं पढ़ेंगे तो आगे बहुत नुकसान होगा। और यही क्वेश्चन कभी कभी ऐसे घूम के आते हैं कि एग्ज़ाम में हमें लगता है कि हमने कहीं पढ़ा है, लेकिन एग्जैक्ट क्या सही है वो हमें फिर कभी कभी याद नहीं आता है ना। आंसर की अगर बात करें तो पुलकेशियन सेकंड यहाँ पर आंसर सही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं सोमपुरी बिहार की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है धर्मपाल, बी गोपाल, सी कर्मपाल या डी ए और बी दोनों। ठीक है, तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं सोमपुरी बिहार की स्थापना की। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। ठीक है, जो राज्य के पहले सम्राट भी थे, उन्होंने बंगाल को अपने नियंत्रण में एकीकृत किया और यहाँ तक कि मगध जो बिहार है को भी अपने नियंत्रण में लिया। बिहार के ओदंतपुरी में मठ की स्थापना गोपाल ने की थी। धर्म परिवर्तन के बाद उन्हें बंगाल का पहला बौद्ध सम्राट माना गया। मतलब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इन्होंने काफ़ी जो आपकी विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसको काफ़ी संरक्षण दिया था। तो सी आपका यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा कि विक्रमशिला एवं सोमपुरी बिहार की स्थापना किसने की, तो वहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा ए धर्मपाल ने। लेकिन अगर ये पाल वंश की स्थापना की बात आएगी तो गोपाल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि संगम काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है संगम साहित्य से हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। सेकंड, चोल राज्य का प्रमुख शासक का कौरिकल या कराइकल बोलते हैं, कराइकल एक जगह भी है, कारिकाल था। इसने चेर और पांड्य राज्यों को युद्ध में हराया था। तो कह रहे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है या है कूट दिया गया यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट है केवल, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर यहाँ पर देखिए, चोल राज्य का प्रमुख शासक कारिकाल था। चोल साम्राज्य की राजधानी प्रारंभ में करैयर तथा कालांतर में कावेरी पत्तनम बनी। संगम युग का दूसरा राज्य चेर का था जो केरल प्रांत में स्थित था। इस वंश का प्रमुख शासक सेनगुट्टवन था। इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया और पत्तिनी देवी की पूजा भी प्रारंभ करवाई।
चेरों की राजधानी करुयूर अथवा बाजीपुर थी। संगम युग का तीसरा राज्य पांड का था और इसकी राजधानी मदुरा थी। नेडुजेलियन इस वंश का प्रमुख शासक था। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो गए और बहुत से और क्वेश्चन के आंसर आपको, नए क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर साथ में ही मिल गए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी फैक्ट को इसमें अच्छे से कवर किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज में ये ज़्यादा चीज़ें सही रहती हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही था। तो यहाँ पर डी, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में कई आंसर ऊपर नीचे मिसप्रिंट है या मिसमैच है, आगे पीछे दे दिया है। इन्होंने यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड तो सही है। सी ऑप्शन आप यहाँ पर टिक कर लीजिए। बाकी और फैक्ट भी दिए गए हैं, पर क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आंसर की अगर बात करें, संगम साहित्य से हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। चेर और पांड्य राजाओं को चोल राज्य का प्रमुख शासक करिकल था। इसने चेर और पांड्य राजाओं को युद्ध में हराया था। पुआर पत्तन का निर्माण इसी के समय में हुआ था। कावेरी नदी पर बांध का निर्माण कर इसने सिंचाई के लिए नहरें निकलवाई। तो इस तरीके से कह रहे हैं निम्न कथनों पर, संगम काल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। होने तो आपका पहला और दूसरा इस तरीके से हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही होना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से आंसर सही दिया गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि चोल, चेर और पांड्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, चोल साम्राज्य की राजधानी प्रारंभ में करैयर तथा कालांतर में कावेरीपत्तनम बनी। सेकंड, चेरों की राजधानी करुयूर अथवा बाजीपुर थी। थर्ड है, पांड्य इसकी राजधानी मदुरा थी। तो कह रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं, ये हमें बताना है। कूट है हमारा ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, या डी उपयुक्त सभी। देखते हैं पहले। देखिए चोल राज्य का प्रमुख शासक करिकल था। चोल साम्राज्य की राजधानी प्रारंभ में करैयर तथा कालांतर में कावेरीपत्तनम बनी। तो यानी कि पहला ऑप्शन सही है। सेकंड है कि संगम युग का दूसरा राज्य चेर का था, जो केरल प्रांत में स्थित था। इस वंश का प्रमुख शासक सेन गुट्टवन था और इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया और पत्तिनी देवी की पूजा प्रारंभ करवाई। चेरों की राजधानी करियूर अथवा बाजीपुर थी। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्य का था और इसकी राजधानी मदुरा थी। और नेडुजेलियन इस वंश का प्रमुख शासक था। तो इस तरीके से देखते हैं। तो इस तरीके से आपके उपयुक्त तो सारे ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची फर्स्ट में वर्ष दी गई है, यहाँ सूची सेकंड में घटनाएं दी गई हैं। ठीक है, ऑप्शन है 1761 ईस्वी पानीपत की तीसरी लड़ाई, बी 1565 ईस्वी विजयनगर साम्राज्य का पतन, सी 1576 ईस्वी अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया, एंड डी 1757 ईस्वी अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। यहाँ पर कोट दिया गया, तो हमें पहले घटनाओं को मिलान कर लेना है। मिलान करने के बाद में फिर आगे देखना है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपका जो 1761 ईस्वी है, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई है। ठीक है, 1761 ईस्वी। इसके बाद में अगर बात करें तो 1565 ईस्वी जो है वो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की नहीं होगी, बल्कि तालीकोटा का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, 1557 ईस्वी की अगर बात करें, देखिए इसमें कई सारे फैक्ट दिए गए हैं। इस तरीके से ऑप्शन ए तो सही है ही, लेकिन इसमें बहुत सारे युद्ध का और विवरण दिया गया है, तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो 1765 में आपका पानीपत की तीसरी लड़ाई भी है और तालीकोटा का युद्ध है। ठीक है, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई है। विजयनगर साम्राज्य का जो पतन है, क्योंकि एक डेट पे दो युद्ध का विवरण है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। 1565 में तालीकोटा के युद्ध का विवरण है और प्लस विजयनगर साम्राज्य का पतन भी है। तो ये सही है, गलत नहीं है, क्योंकि एक साल में मतलब एक ईयर में कई युद्धों का विवरण दिया गया है। तो इसलिए अगर ऑप्शन में ये आता है तो यही सही रहेगा, लेकिन ये जानकारी के लिए है और कई सारी चीज़ें ऑप्शन में जानकारी के लिए दी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व इतिहास में मैकियावेली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। सेकंड कह रहे हैं कि मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। थर्ड है कि आधुनिक सामाजिक और ऐतिहासिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है या है। कोट है आपका, ऑप्शन है केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल थर्ड या डी उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिए आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली जो 1469 से 1567 यानी 1469 to 1567 ईस्वी को माना जाता है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक जो है यह राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी होना चाहिए बट इन्होंने ए दी रखा है। हाँ, इन्होंने कहा आधुनिक सामाजिक और ऐतिहासिक दर्शन का जनक, नहीं, मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ऑप्शन सेकंड, इटली के ये 3 कलाकार लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल हैं। ठीक है, थर्ड है कि लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता के कारण प्रसिद्ध है। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है ये बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपयुक्त सभी। बात करें अगर यहाँ पर हम पुनर्जागरण की, तो पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार थेक्रेल, लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता के कारण प्रसिद्ध थे। इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छे हैं। पहले उन्होंने मिडिवल हिस्ट्री में कुछ चीज़ें गड़बड़ दी बट अभी इधर इन्होंने कुछ चीज़ें अलग से दी हैं, वो भी काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के किस नगर से माना जाता है। ऑप्शन है फ्लोरेंस, बी रोम, सी नेपल्स या डी मिलान। ठीक है, बात करें अगर यहाँ पर तो पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है वो इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के महान कवि दाते 1260 से 1321 ईस्वी को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था और दाते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा है। आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर फ्लोरेंस हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ये है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। कारण आर कह रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया है। तो अब हमारा जो कोड दिया है वो ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है, बी ए सही है परंतु आर गलत है, सी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता और डी ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई और धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। तो इस तरीके से ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। वैसे तो डी होना चाहिए बट आंसर क्योंकि सी दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची का है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है और सही आंसर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में राज्य हैं, सूची सेकंड में उनकी राजधानी है। ठीक है, देखिए बहमनी वंश गुलबर्गा बीदर, बी कुतुब शाही वंश गोलकुंडा, सी आदिल शाही वंश बीजापुर, एंड डी निजाम शाही वंश या निजाम शाही अहमदनगर। अब हम इनका मिलान अगर करें तो बहमनी वंश आपका गुलबर्गा सही सुमेलित है, कुतुब शाह
कुतुब शाही वंश गोलकुंडा ये भी सही सुमेलित है। आदिल शाही वंश बीजापुर ये भी सही सुमेलित है। निजाम शाही अहमदनगर ये भी सही सुमेलित है। यानी कि ऑप्शन ए ही हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। A1, B2, C3 एंड D4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में हुआ, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। सेकेंड है कि 1748 ईस्वी में हुई एक्स-ला सपल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया। थर्ड है कि दूसरा जो कर्नाटक युद्ध है वो 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी। बात करें अगर यहाँ पर देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका 1746 to 48 में हुआ। बहुत सिंपल है, हर किसी को पता है। ठीक है, वो भी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था, इसलिए ये युद्ध हुआ। 1748 ईस्वी में एक्सला सपल की संधि हुई और इस संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि दूसरा कर्नाटक युद्ध आपका 1749 यानी उसी के जस्ट दूसरे साल से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट ईयर से 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर जो था डुप्ले, उसकी हार हुई और पौंडीचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी द्वारा के साथ हुई। अब जब ये संधि होती है तो सेकेंड युद्ध भी आपका समाप्त हो जाता है। दो चीज़ें याद रखना, पौंडीचेरी की संधि होती है तो सेकेंड कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है, एक्सला सपल की संधि होती है तो प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन का आंसर जो दे रखा है यानी 79 क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका डी, उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी फ्रांसीसियों से छीन लिया। बी है आपका सेकंड ऑप्शन है कि पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। थर्ड ऑप्शन है कि 1749 ईस्वी तक पेरिस संधि के द्वारा चंद्रनगर के अलावा सभी प्रदेश फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में ही रहे। तो कह रहे हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी। यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए 1761 ईस्वी में अंग्रेजी ने पौंडीचेरी फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर ईस्वी में, ठीक है, तो चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में थे। तो आंसर की अगर यहाँ हम बात करें इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची का फिर दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट राजवंश है, सूची सेकंड आपके संस्थापक है। बात करें अगर हम, देखिए कह रहे हैं संगम वंश, हरिहर एवं बुका, यानी कि ये राजवंश है और ये इसके संस्थापक है। ठीक है, तो संगम वंश की स्थापना या संस्थापक कौन है, ऐसा इन्होंने मतलब क्वेश्चन में दिया है। तो हरिहर एवं बुका। बी सालू वंश, नरसिंह, सी तुलु वंश, वीर नरसिंह एंड डी अराविडु वंश तिरुमल। अब हमें यहाँ पर मिलान करना है कौन सा सही है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन की, तो संगम वंश हरिहर एवं बुक्का, सालू वंश नरसिंह, तुलु वंश आपका वीर नरसिंह एंड अराविडु वंश की बात करें तो तिरुमल। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि A1, B2, C3 एंड D4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्लासी के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, यह युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी के अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। सेकंड कह रहे हैं कि इसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। थर्ड ऑप्शन है कि इसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया या बनाया। तो कह रहे कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट है, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए जो प्लासी का युद्ध होता है वो आपका 23 जून 1757 ईस्वी को होता है और वो भी अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के
बीच में, ठीक है। इसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी के कारण पराजित हो जाता है। इसके बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित किया था या बनाया था। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसका जो दामाद था मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बनाया था। तो 82 का जो क्वेश्चन है उसका अगर उसके आंसर की बात करें तो ये इस तरीके से डी ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि इसके सारे ऑप्शन सही है। एक बात याद रखना, जो आंसर की है वो 85 नंबर पे दी गई है, इन्होंने थोड़ा सा ऊपर नीचे किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं PDF भेजती हूँ तो आप लोग उसके आंसर ढूंढ लोगे, इतना तो मतलब कि चेक कर सकते हो, पर फिर भी मैंने सोचा बता दूँ, दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन कारण का दिया है। कथन अभिकथन ये कहता है कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे और इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। कारण आर कहता है कि उन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए थे, प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी गई थी। करें नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है। बी ए गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है। सी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। एंड डी ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बात करें अगर हम यहाँ पर, तो सिखों के जो 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह, इनका 1675 से 1708 ईस्वी में इनका जन्म मतलब कि पटना में ही हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा और उन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए थे, वही जो अभी हमने बात की। तो इस तरीके से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ए तथा आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। कुछ चीज़ें और अच्छे से दी गई हैं, वो भी आप पढ़ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजवंशों और संस्थापकों में असत्य युग्म को पहचानिए। ऑप्शन ए यादव वंश वल्लभ, बी होयसल वंश हर्षवर्धन, सी सातवाहन वंश सिमुक एंड डी मुगल वंश बाबर। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी गलत है या असत्य है उसको सुमेलित करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं यादव वंश, तो वल्लभ, वर्धन वंश तो हर्षवर्धन, क्योंकि यहाँ पर होयसल वंश दिया गया है। होयसल वंश की स्थापना की बात करेंगे तो विष्णुवर्धन हो जाएगा और वर्धन वंश की बात होगी तो हर्षवर्धन हो जाएंगे, ठीक है। सातवाहन वंश की तो सिमुक और मुगल का तो आपको पता है बाबर। तो इस तरीके से जो असत्य था वो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर असत्य था, यानी कि बी होयसल वंश के संस्थापक जो है वो विष्णुवर्धन है, ना कि हर्षवर्धन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंग्ल सिख युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था। सेकंड ऑप्शन कह रहे कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध आपका 1849 ईस्वी में हुआ था। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कोड हमारा है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी केवल सेकंड एंड डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर हम तो यहाँ पर जो देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध आपका 1845 से 46 ईस्वी में हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ। सेकंड है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। थर्ड है कि गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। एंड फोर है गौरवपूर्ण क्रांति के समय वहाँ का शासक जेम्स द्वितीय था। करें उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपयुक्त चारों। बात करते हैं अगर हम, तो इंग्लैंड में क्रांति जो गृह युद्ध है वो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति की जो बात होती है वो 1688 ईस्वी में हुई। उस समय वहाँ का शासक जेम्स द्वितीय था। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ और इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई और गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा गया था और संसद के समर्थकों को राउंड हेड्स कहा गया। तो इस तरीके से अगर आंसर की बात करें तो उपयुक्त चारों आपके यहाँ पर सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 100 वर्षीय युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। सेकंड, इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। करें दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी केवल सेकंड, या डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर हम यहाँ पर 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है और यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। इस तरीके से अगर हम बात करें तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों सही है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूडर वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद कठपुतली बनी रही। सेकंड है कि एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। तो करें नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी केवल सेकंड, या डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर यहाँ पर तो ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद कठपुतली बनी रही। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। ट्यूडर वंश का प्रथम शासक हेनरी सप्तम जो 1485 से 1509 ईस्वी था। तो इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो हमारे 88 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी तक जो क्वेश्चन बीच बीच में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति चल रही थी ना, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप वैसे तो पढ़ा ही होगा सबने, अगर जो भी नया व्यक्ति है इसको नहीं समझ में आ रहा तो ये कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के दे दिए हैं। वैसे प्रीलिम्स में जल्दी वर्ल्ड हिस्ट्री के नहीं आते हैं, लेकिन यूपीएससी में तो एक दो आते हैं, है ना। तो यही उन्होंने दे दिया है, कोई नहीं, हमारी जानकारी बढ़ गई। तो चले नेक्स्ट है, बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, वह हिंदुस्तान की आर्थिक खुशहाली से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था और उसने बाबरनामा लिखी। सेकंड ऑप्शन है कि उसने बाबरनामा में लिखा है कि भारत एक बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी के ढेर हैं। तो इस तरीके से अगर बात करें हम, कोड हमारा दिया गया, दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करना। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी केवल सेकंड, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अगर हम बात करें तो वह हिंदुस्तान की आर्थिक खुशहाली से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। उसने बाबरनामा अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी और उसने बाबरनामा में लिखा है कि भारत एक बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी के ढेर हैं। इस तरीके से बी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान हुसैन शाह सरकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है वह मूलतः जौनपुर का था। सेकंड है संगीत में उसकी महत्वपूर्ण देन ख्याल गायकी है। थर्ड, वह सरकी वंश के अंतिम शासक थे जिन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर क्षेत्र में अपना शासन किया। तो कह रहे हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है वो हमें बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी। बात करें तो सुल्तान हुसैन शाह सरकी 1458 से 1528 जो मूलतः जौनपुर का था, स्वयं एक महान कलाकार था और संगीत के क्षेत्र में आविष्कर्ता के रूप में खुसरो के बाद उसी का स्थान आता है। संगीत में उसकी महत्वपूर्ण देन ख्याल की गायकी है। वह सरकी वंश के अंतिम शासक थे जिन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर क्षेत्र में 1458 से 1505 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के बहलोल लोदी के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली ख्याल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने मल्हार, श्यामा, जौनपुरी, असावरी और जौनपुरी बसंत जैसे रागों धुनों की भी रचना की। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, लाहौर की संधि मार्च 1846 ईस्वी, बी भैरव वॉल की संधि दिसंबर 1846 ईस्वी। करें दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी केवल सेकंड, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधियों की, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 to 46 में हुआ। लाहौर की संधि की बात करें तो वो भी आपके 1846 में ही हुई। भैरववाल संधि की बात की जाए तो ये भी आपकी दिसंबर 1846 में हुई। अब देखिए लाहौर की संधि भी
ये महीने का फ़र्क है, ये मार्च और ये दिसंबर। और इसके बाद में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भी आपका 80, 45, 46 ही है, ठीक है। तो 3 चीज़ें यहाँ पर समय मतलब साल एक ही है, महीनों का फ़र्क है। तो इस तरीके से आंसर की अगर हम बात करें, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट इस तरीके से जो दिया गया है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि मुबारक खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मुबारक खिलजी राजा बना। सेकंड, मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था। तो कह रहे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी केवल सेकंड या डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई। इसके बाद मुबारक खिलजी राजा बना। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था। मुबारक खिलजी की हत्या उसके वजीर खुसरो शाह ने 1320 ईस्वी में कर दी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। जो गयासुद्दीन तुगलक है उसका नाम गाजी मलिक भी था। तो इस तरीके से बी ऑप्शन आपका सही है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन है शमसुद्दीन क्यूमर्स, बी बलबन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बात करें अगर यहाँ पर तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी के समय वह दिल्ली का गवर्नर भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई और कुतुबुद्दीन को ही लाख बख्श भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है लाखों का दान देने वाला। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा शमसुद्दीन क्यूमर्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं कि सेन वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। सेकंड, लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे, उन्होंने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी। थर्ड है आपका कि सेन वंश भारत का प्रथम राजवंश था जिसने अपने अभिलेख हिंदी में जारी किए थे। तो कह रहे हैं उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपर्युक्त सभी। अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था जो शैव धर्म का पालन करता था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था और हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश तथा मंत्री था। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे, उन्होंने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी। सेन वंश भारत का प्रथम राजवंश था जिसने अपने अभिलेख हिंदी में जारी किए। तो इस तरीके से उपर्युक्त सभी ऑप्शन यहाँ आपके सही हो जाते हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि बाण भट्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, बाण भट्ट हर्षवर्धन का कवि था। सेकंड, उसने हर्षचरित तथा कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी थी। तो कह रहे हैं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी केवल सेकंड या डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो बाण भट्ट हर्षवर्धन का कवि था जिसने हर्षचरित तथा कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि हर्षवर्धन द्वारा रचित साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, हर्ष ने 3 नाटक संस्कृत भाषा में लिखे थे। ऑप्शन सेकंड, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक प्रथम है प्रियदर्शिका, सेकंड है रत्नावली और थर्ड है नागानंद। कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी केवल सेकंड या डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर हम यहाँ पर तो हर्ष ने 3 नाटक संस्कृत भाषा में लिखे हैं। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक आपका पहला है प्रियदर्शिका, सेकंड है आपका रत्नावली, थर्ड है आपका नागानंद। हर्षचरित पुस्तक में प्रांतीय शासन के लिए लोकपाल का प्रयोग हुआ है। पुलिस कर्मियों को जाट या भाट कहा गया है। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जहांगीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था परंतु अकबर सलीम को शेखो बाबा के नाम से पुकारता था। सेकंड है कि जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा किले के समीप यमुना तट पर लगवाई थी। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी केवल सेकंड, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अगर हम बात करें यहाँ पर
देखिए, जहांगीर का जो वास्तविक नाम है वो सलीम ही था, परंतु अकबर सलीम को शेखू बाबा के नाम से पुकारता था। जहांगीर के गुरु का नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। जहांगीर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा किले के समीप यमुना तट पर लगवाई थी। न्याय की जंजीर में 60 घंटियाँ थी। इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नूरजहाँ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, नूरजहाँ मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी। सेकंड, नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था, वह एक विधवा थी। फिर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी केवल सेकंड, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर यहाँ पर हम नूरजहाँ के बारे में, यानी कि जो इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो उसके हिसाब से नूरजहाँ मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी। नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था, वह एक विधवा थी। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में इससे शादी कर ली थी तथा उसके पिता को इत्मादुद्दौला की उपाधि दी थी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुसरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, खुसरो ने 1605 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। सेकंड, खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवाई थी। थर्ड, जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है? यह है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपयुक्त सभी। बात करें तो जहांगीर के 5 पुत्र थे। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था। खुसरो ने 1605 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवाई थी। गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत मलिक अंबर ने की, जो अहमदनगर का वजीर था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी सही है। देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? ऑप्शन है जहांगीर, बी शाहजहां, सी बाबर या डी अकबर। बात करें अगर यहाँ पर, तो मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में चरम पर थी। ठीक है, जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार मंसूर अबुल हसन, बिशन दास मनोहर तथा अकारिजा। कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है या कथन कारण है। कथन कारण का क्वेश्चन है। ऑप्शन है, मंगोल राज्य उत्तर में यह हिंदू कुश के पहाड़ों तक है और दक्षिण में बलूचिस्तान और थार के रेगिस्तान तक, जबकि पूर्व में यह कश्मीर और पंजाब के प्रदेशों तक, पश्चिम में अफगानिस्तान से घिरा हुआ है। कह रहे हैं कारण आर कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए काबुल, गजनी, कांधार क्षेत्र पर जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, हिंदू कुश श्रृंखला के पहाड़ों से विभाजित था, नियंत्रण रखना जरूरी होता था। इस क्षेत्र को अंग्रेज विद्वानों ने वैज्ञानिक सीमा यानी साइंटिफिक फ्रंटियर कहा है। तो कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए एक गलत है परंतु आर सही है, बी ए सही है परंतु आर गलत है, सी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, और डी ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होता है। देखिए, मंगोल राज्य की उत्तर पश्चिम सीमा का इलाका एक भली भांति निर्धारित और सुपरिभाषित क्षेत्र है जिसका एक लंबा इतिहास है। उत्तर में यह हिंदू कुश के पहाड़ों तक, दक्षिण में बलूचिस्तान और थार के रेगिस्तान तक, जबकि पूर्व में यह कश्मीर और पंजाब के प्रदेशों तक तथा पश्चिम में अफगानिस्तान से घिरा हुआ था। मध्य भाग खैबर दर्रे से लेकर बेलन दर्रे के इलाके में अनेक रास्ते मुहैया कराता है। दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए काबुल, गजनी, कांधार क्षेत्र पर जो कि हिंदू कुश श्रृंखला के पहाड़ों से विभाजित था, नियंत्रण रखना जरूरी होता था। इस क्षेत्र को अंग्रेज विद्वानों ने वही वैज्ञानिक सीमा कहा। और भी काफ़ी चीज़ें अच्छी दी गई हैं। अगर हम आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बताया सही है, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल चित्रशाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, मुगल चित्रशाला में जो सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति देखने में आई वह है दस्ताने अमीर हमजा। सेकेंड है, मुगल चित्रशाला दस्ताने अमीर हमजा नामा के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। थर्ड है, हमजा नामा का उल्लेख अबुल फजल बदायूनी और शाह नवाज खान ने भी किया है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपयुक्त सभी।
बात करें अगर यहाँ पर हम मुगल चित्रकला के बारे में, तो मुगल चित्रशाला में जो सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति देखने में आई वह है दस्ताने अमीर हमजा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे ऑप्शन सही है। कुछ चीज़ें और दी गई हैं, जैसे हमजानामा के नाम से अधिक प्रसिद्ध है और यह एक दुर्लभ पांडुलिपि के रूप में उपलब्ध है। इसके करीब 1200 चित्र हैं। हमजानामा का उल्लेख अबुल फजल बदायूनी और शाहनवाज खान ने भी किया है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। उपयुक्त सभी सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, अमीर खुसरो को भारतीय संगीत में अनेक फारसी एवं अरबी तत्वों के समावेश का श्रेय दिया जाता है। सेकंड, अमीर खुसरो ने कव्वाली और तराना जैसे गायकी के नए रूपों का संकलन किया। थर्ड है, अमीर खुसरो को तोता ये हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है यह बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपयुक्त सभी। बात करें अगर हम यहाँ पर अमीर खुसरो के बारे में, तो देखिए अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। अमीर खुसरो को भारतीय संगीत में अनेक फारसी एवं अरबी तत्वों के समावेश का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो ने कव्वाली और तराना जैसे गायकी के नए रूपों का संकलन किया। खुसरो से लेकर मुगल काल तक भारतीय राजाओं के दरबार में भारतीय संगीत के साथ साथ विदेशी संगीत भी, विशेष रूप से ईरानी संगीत सुना जाता था। ठीक है, देखिए खुसरो को सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो को तोता ये हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी जो भी दिया गया एक्सप्लेनेशन वो सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, अपनी पारंपरिक धार्मिक आस्था के बावजूद सुल्तान सिकंदर लोदी संगीत में अच्छी रुचि रखता था। सेकंड है, उसी के संरक्षण में लहजत ए सिकंदर शाही की रचना हुई, जो भारतीय संगीत पर पहला ज्ञात फारसी ग्रंथ है। थर्ड है कि सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की। तो कह रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य वो बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपयुक्त सभी। बात करें तो इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शन यानी कि उपयुक्त सभी सही है। यानी अपनी पारंपरिक धार्मिक आस्था के बावजूद सुल्तान सिकंदर लोदी संगीत में अच्छी रुचि रखता था। उसी के संरक्षण में लहजत ए सिकंदर शाही की रचना हुई, जो भारतीय संगीत पर पहला ज्ञात फारसी ग्रंथ है। ठीक है, लहजत ए सिकंदर शाही। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम में से अपनी कविताओं की रचना की। राजा मानसिंह ने सिकंदर लोदी को हराया। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए कहता है कि सल्तनत शरीयत और इस्लाम से प्रभावित धर्मतांत्रिक राज्य थ्योरोक्रेसी न था, बल्कि राजनीति से प्रभावित होकर धर्मनिरपेक्ष राज्य था, जो सत्ताशाही या पादशाही के ऊपर निर्भर था। कारण आर कहता है कि सल्तनत फारसी परंपरा पर आधारित थी और सैद्धांतिक रूप से दिल्ली सल्तनत पूर्वी खिलाफत के अधीन थी। तो कूट हमारा दिया गया है कि ए गलत है परंतु आर सही है, बी ए सही है परंतु आर गलत है, सी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, और डी ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब हम बात करते हैं भारत में सल्तनत की स्थापना की दृष्टि से पहला महत्वपूर्ण वंश ममलूक शासकों का था। सल्तनत का केवल बादशाह ही मालिक था। फारस पर विजय प्राप्त करने के बाद जबकि तुर्कों की राजधानी बगदाद थी, वहाँ के रीति रिवाज, सरकार व्यवस्था तथा अन्य प्रकार के विचारों ने दिल्ली सल्तनत को प्रभावित किया। आंसर की हम बात करें तो सी है, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी की सेना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। ऑप्शन सेकंड, पागा सेना, नियमित घुड़सवार सैनिक। सेकंड, थर्ड, सिलहदार, अस्थायी घुड़सवार सैनिक। 4, पैदल सेना। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है वो बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपयुक्त सभी। बात करें अगर शिवाजी की सेना की तो 3 प्रमुख महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पागा सेना, नियमित घुड़सवार सैनिक, सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक, पैदल सेना। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी सही। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस तरह राजा अपनी प्रजा से मुक्त हुआ और प्रजा अपनी राजा से मुक्त हुई। बदायूंयों ने
किस सुल्तान की मृत्यु पर ऐसा कहा था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बी अलाउद्दीन, सी बलबन या डी अलाउद्दीन बहमन शाह। तो बात करें अगर हम, तो इस तरह राजा अपनी प्रजा से मुक्त हुआ और प्रजा अपनी राजा से मुक्त हुई, बदायूंनी ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर ऐसा कहा था। तो ऑप्शन 107 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि हुनुच दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, किस सूफी संत ने कहा? ए शेख सलीम चिश्ती, बी शेख निजामुद्दीन औलिया, सी चिराग देहलवी या डी बाबा फरीद। बात करें अगर यहाँ पर क्वेश्चन की, तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने शेख निजामुद्दीन औलिया को अपने दिल्ली पहुंचने से पूर्व दिल्ली छोड़कर जाने को कहा था। उस समय गयासुद्दीन तुगलक अपने बंगाल अभियान से दिल्ली लौट रहा था। तो इस तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो पता ही है कि तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने शेख निजामुद्दीन औलिया को अपने दिल्ली पहुंचने से पूर्व दिल्ली छोड़कर जाने को कहा था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं पुरंदर के संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, आमेर के राजा जयसिंह ने पुरंदर के किले में शिवाजी की घेराबंदी की थी। सेकंड है, राजा जयसिंह ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया। थर्ड ऑप्शन है कि पुरंदर की संधि के अंतर्गत शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंप दिया और मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, परंतु दरबार में स्वयं उपस्थित न होने की शर्त रखी। तो कहते हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है? ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपर्युक्त सभी। बात करें अगर, तो आमेर के राजा जयसिंह ने पुरंदर के किले में शिवाजी की घेराबंदी कर शिवाजी को जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया, जिसके अंतर्गत शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंप दिए। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल सेना में भेज दिया गया। शिवाजी ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, परंतु दरबार में स्वयं उपस्थित न होने की शर्त रखी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमकुंड साहिब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा एवं तीर्थ स्थल है। सेकंड है, हेमकुंड साहिब का उल्लेख सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। तो अगर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल सेकंड एंड डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करते हैं अगर हम आंसर की, तो देखिए हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा एवं तीर्थ स्थल है। यह हिमालय श्रेणी में 7 पर्वतों के मध्य एक बर्फीली झील के किनारे स्थित है। हेमकुंड साहिब का उल्लेख सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची दी गई है 2 सूचियाँ। सूची फर्स्ट में महाराष्ट्र के भक्ति संत और सूची सेकंड में कालानुसार रामायण का, यानी कि ईयर दिए गए। ठीक है, ऑप्शन ए नामदेव 1270 से 1350, बी ज्ञानदेव 1271 से 1296, सी एकनाथ 1533 से 1599 ईस्वी एंड डी तुकाराम 1598 से 1650। अब हमको इनमें मिलान करना है। ठीक है, कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। तो अगर हम बात करें, देखिए इस तरीके से सारे ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, A1, B2, C3 एंड D4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुगल काल में निसार क्या था? ऑप्शन है एक प्रकार का सिक्का, बी एक प्रकार का कर, सी एक फारसी त्यौहार या डी इनमें से कोई नहीं। बात करें अगर हम यहाँ पर, तो निसार एक प्रकार का सिक्का था जिसे मुगल बादशाह जहांगीर ने चलाया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि मीना बाजार प्रथा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है अकबर, बी हुमायूं, सी शाहजहां या डी इनमें से कोई नहीं। बात करें अगर यहाँ पर, तो मुगल बादशाह हुमायूं ने मीना बाजार लगाने की प्रथा की शुरुआत की थी और यह बाजार राजमहल के प्रांगण में लगाया जाता था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाह आलम द्वितीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी? ऑप्शन है मराठों, बी सिखों, सी अंग्रेजों या डी सैयद बंधुओं। बात करें अगर यहाँ पर हम, शाह आलम द्वितीय ने मराठों की सहायता से अपने शत्रुओं को दबाकर दिल्ली में मुगल गद्दी प्राप्त की थी, लेकिन बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा पराजित होने पर अंग्रेजों को पेंशनर बनना पड़ा और बाद में मराठों का साथ देने के कारण उसकी पेंशन भी बंद कर दी गई। ऑप्शन ए हो जाएगा मराठों की सहायता से। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ये कहता है कि 5 तमिल महाकाव्यों में इलंगो आदिगल की रचना शिल्पाधिकारम प्रसिद्ध ग्रंथ है। कारण आर कहता है कि इसमें नायिका कग्गड़ी के निर्दोष पति को राजा नेडुजेलियन द्वारा दी गई मृत्युदंड की कहानी है। तो उपयुक्त नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन बताइए। ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है, बी ए सही है परंतु आर गलत है, सी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, डी ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बात करें अगर हम क्वेश्चन के आंसर की, तो 5 तमिल महाकाव्यों में इलंगो आदिगल की रचना शिल्पाधिकारम प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसमें नायिका कणग्गी के निर्दोष पति को राजा नेडुजेलियन द्वारा दी गई मृत्युदंड की कहानी है। तो सी ऑप्शन डी होना चाहिए, ए तथा आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीबी का मकबरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। सेकंड, इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा अपनी पत्नी की याद में करवाया गया था। थर्ड, इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी केवल सेकंड या डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है और इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम रबिया उद दौरानी की याद में 1678 ईस्वी में करवाया गया था। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जामा मस्जिद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। सेकंड, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम ने करवाया था। तो कहते नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, बी फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी केवल सेकंड एंड डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1648 ईस्वी में करवाया था। इसमें शाहजहानी शैली में फूलदार अलंकरण की मेहराबें बनी हैं और यह मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर बनी है। इसमें 13.25 मीटर क्षेत्र में फैला एक आंगन है। वहीं आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम ने 1648 ईस्वी में ही करवाया था। तो बात करें अगर आंसर की, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। देखिए इस वाले ऑप्शन को थोड़ा सा चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर शाहजहां ने वहाँ 1648 में करवाया था तो 1648 में ही जहां आरा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है, मैं चेक कर लूँगी। आप भी अपने स्तर पे पहले चेक कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि गूगल है ही, तो कुछ क्वेश्चन मिस प्रिंट है, बाकी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 अध्यादेशों की घोषणा जहांगीर ने की थी। इसमें शराब, तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया था। सेकंड कह रहे हैं कि जहांगीर अपने पिता अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी केवल सेकंड, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 अध्यादेशों की घोषणा जहांगीर ने की। इसमें शराब, तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया था। जहांगीर अपने पिता अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था। बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने न्याय की जंजीर के नाम से, अभी हमने एक क्वेश्चन में आंसर देखा ही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि उरैयूर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, चोलों की राजनैतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर नगर था। सेकंड, यह अपने विदेश व्यापार में सूती वस्त्र को लेकर काफी प्रसिद्ध था। तो कहते नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी केवल सेकंड या डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। चोलों की राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर नगर था, सही है। यह अपने विदेश व्यापार में सूती वस्त्र को लेकर काफी प्रसिद्ध थे, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन सही है। देखिए दक्षिण में जाएंगे तो आज भी सूती वस्त्र बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया मिलते हैं, जो अगर आप कहीं मॉल। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से मुगलों का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। ऑप्शन है हुमायूं के मकबरे को, बी बाबर के मकबरे को, सी शाहजहां के मकबरे को, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि इस मकबरे में मुगल परिवार के सदस्यों की कब्रें हैं। इसमें हुमायूं, दारा शिकोह, जहांदार शाह, फर्रुखसियार एवं आलमगीर द्वितीय की कब्रें प्रमुख हैं।
इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के आदेश पर 1562 ईस्वी में किया गया था। इस मकबरे का वास्तुकार मिर्जा ग्यास था। तो इस तरीके से आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा हुमायूं के मकबरे को। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वल्लभाचार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, वल्लभाचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। सेकेंड, इन्होंने कृष्णदेव राय को शासनकाल में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। थर्ड, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। तो कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है, सत्य कथन है वो बताने हैं। ठीक है, अब ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी केवल थर्ड या डी उपयुक्त सभी। देखिए, वल्लभाचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। इन्होंने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। श्रीनाथ जी के रूप में कृष्ण भक्ति पर बल दिया। सुबोधिनी व सिद्धांत रहस्य उनके महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ हैं। इनका जन्म 1479 यानी कि 1479 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। वल्लभाचार्य को अष्टछाप का प्रवर्तक कहा जाता है। अब ये एक जो शब्द है अष्टछाप, इसी का क्वेश्चन बनकर आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी फॉर्म हो जाते हैं। तो उपयुक्त तो सभी ऑप्शन सही यानी कि डी ऑप्शन सही है, लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया वो बहुत गजब का दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची का आ गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, सही ढंग से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन करना। ये महत्वपूर्ण निर्माण है सूची फर्स्ट में, और सेकंड में इसके निर्माण करता है। ऑप्शन है बदायूं की जामा मस्जिद, इल्तुतमिश, बी आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी, सी जौनपुर का लाल दरवाजा हुसैन शाह सरकी, और डी आगरा दीवाने खास शाहजहां। तो अब हमें यहाँ पर मिलान करना है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, दूसरा आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में की थी। जौनपुर की जो जामी मस्जिद है और लाल दरवाजा हुसैन शाह सरकी ने बनवाया था। जौनपुर की अटाला मस्जिद और झाझरी मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी द्वारा बनवाई गई थी। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। और आगरा दीवाने खास की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना शाहजहां ने करवाया था। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो दिए वो तो उसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सही है, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने और अच्छे से ऐड ऑन कर दी तो वो भी आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, बाबर को अपने प्रारंभिक दिनों में ही गंगा घाटी, संभल, जौनपुर, गाजीपुर और कन्नौज में अफगानों से प्रतिरोध मिला। सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं कि अफगानों को समाप्त करने के उद्देश्य से 1529 में बाबर ने महमूद लोदी और नुसरत शाह को घाघरा के तट पर हराया। तो कह नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी केवल सेकंड, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर यहाँ पर हम बाबर के बारे में, देखिए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर को अपने प्रारंभिक दिनों में ही गंगा घाटी, संभल, जौनपुर, गाजीपुर, कालपी, इटावा और कन्नौज के अफगानों से प्रतिरोध मिला। अफगानों को समाप्त करने के उद्देश्य से 1529 में बाबर ने महमूद लोदी और नुसरत शाह को घाघरा के तट पर हराया। तो इस तरीके से बी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर बाबर ने उत्तर प्रदेश के किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार किया। ऑप्शन है अवध एवं कन्नौज, बी कन्नौज एवं फतेहपुर, सी अवध एवं प्रयागराज, या डी फतेहपुर एवं प्रयागराज। बात करें तो बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर उत्तर प्रदेश के अवध एवं कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा मुगल सम्राट जिंदा पीर के नाम से प्रसिद्ध। ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, या डी जहांगीर। बात करें अगर यहाँ पर हम तो मुगल सम्राट औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है ना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब। देखिए अब 125 तक क्वेश्चन रखते हैं, मात्र ये 25 क्वेश्चन बचे और एक टेस्ट सीरीज के सेकंड पेपर के 12 या 15 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट टेस्ट पेपर पिक करूँगी क्योंकि अब काफ़ी शोर हो रहा है तो मजबूरी में मुझे यहाँ से बंद करना पड़ता है। थोड़ी परिस्थितियाँ अलग रहती हैं, यहाँ पे आसपास मंदिर हैं तो इसकी वजह से। तो फिर मिलते हैं नए टेस्ट पेपर के साथ में, तब तक आप पढ़ते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू। और हाँ, ये बिल्कुल मत सोचे कि ये जो पेपर ये क्वेश्चन छूट जाते ये नहीं कराएंगे, बिल्कुल नहीं। मैं सारी टेस्ट पेपर को संभाल के रखती हूँ,
सारे क्वेश्चन को मैं कराऊंगी, ठीक है। चलें, थैंक यू।